सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। इन्दसद्वन्द्याणं त्रिवर्णहृदमधुरविशदवक्ताणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणानीक विरोध ध्वंसनौषधि सात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचाशिकाय संग्रह परमागम है और इसके पहले अधिकार में उद्गल द्रव्यास्तिकाय का कथन करने वाली 81 नंबर की गाथा है। पहले अधिकार में षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन है और इसमें जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन हो चुका। अब उद्गल द्रव्यास्तिकाय का वर्णन चल रहा है और वो भी अब अंतिम चरणों में है। इसमें पुद्गल द्रव्य का बहुत सूक्ष्म बहुत सुंदर विशद विवेचन किया गया है। उद्गल द्रव्य 4 रूपों में बताया गया है, स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश और परमाणु। स्कंध का स्वरूप और भेद बताए, चारों के भेद बताए, चारों का स्वरूप बताया, लेकिन स्कंध का विशेष रूप से स्वरूप और भेद बताया और फिर परमाणु के का स्वरूप बताया और उसी का वर्णन यहाँ चल रहा है। कल हमने समझा था कि परमाणु किस तरह से द्रव्य, क्षेत्र और काल का विभाजक है। अब यहाँ पर समझ रहे हैं कि परमाणु द्रव्य में गुण पर्याय वर्तने का कथन। परमाणु द्रव्य जो एक प्रदेशी है, उद्गल का सबसे सूक्ष्म अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसा वह जो पुद्गल का परमाणु है उसके अंदर द्रव्य और वह कोई स्वयं द्रव्य है और उसमें गुण और पर्याय हैं। जैसे कि प्रत्येक द्रव्य गुण पर्यायवान होता है, ऐसे परमाणु द्रव्य भी गुण पर्यायवान है। वह भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, ये उसका सामान्य स्वरूप है उसके अंदर। अब एक प्रदेशी उद्गल परमाणु में किस तरह से उसके गुण पर्याय रहेंगे, इसका वर्णन इस 81 नंबर की गाथा में किया गया है। तो हम गाथा पढ़ेंगे और तो समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए, ये 81वीं गाथा है। देखिए,
पढ़ेंगे। ए रस वर्ण गंधम दो फासम सद्द कारणमसद्दम खंधन खंधंतरिदं दव्वम खंधंतरिदं दव्वम परमाणु तम व्याणाहि परमाणु तम व्याणाहि परमाणु तम व्याणाहि परमाणु द्रव्यम तम व्याणाहि परमाणु द्रव्य उसको जानो। जानो, जानना चाहिए। किसे जानना चाहिए? परमाणु द्रव्य कि जो जिसमें ए रसम, एक रस है, एक समय में एक ही रस होगा। जैसे अभी यहाँ पर टीका में चर्चा आएगी, 5 रस होते हैं, उनमें से एक समय में एक ही रस प्रकट होगा। ठीक है। ए रस वर्ण 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 5 होते हैं, उनमें से भी ये जो शब्द है ये सब में लगेगा। गंधम, गंध, इस सुगंध और दुर्गंध में से एक ही होगा गंध। दो फासम, ये दो फास मतलब दो स्पर्श, स्पर्श के एक साथ दो स्वरूप प्रकट होंगे। दो स्पर्श वाला है, स्निग्ध और रूक्ष, और भी अभी टीका में चर्चा करेंगे। तो इस तरह के दो गुण होते हैं। तो यद्यपि एक समय में तो एक ही चीज प्रकट होगी, लेकिन दो में से कोई ना कोई एक होगा। तो वो युगल यहाँ बताए जाएंगे स्पर्श के। और इसके बाद सद्द कारणम असद्दम, इस शब्द का कारण है वह परमाणु, लेकिन असब्दम, असद्दम अर्थात वह अशब्द है। शब्द का कारण तो है लेकिन स्वयं अशब्द है। क्यों अशब्द है? क्योंकि परमाणु परमाणु एक प्रदेशी है और शब्द असंख्यात प्रदेशी स्कंध की पर्याय है। तो वो एक प्रदेशी परमाणु में हो ही नहीं सकता, इसलिए वह अशब्द है। लेकिन शब्द का कारण क्यों कहा? शब्द का कारण इसलिए कहा क्योंकि परमाणु परमाणु मिलके ही तो स्कंद बनेंगे। 2 परमाणु का स्कंद, 3 परमाणु का स्कंद, संख्यात परमाणु का स्कंद, असंख्यात परमाणु का स्कंद, अनंत परमाणु का स्कंद। तो वो जो अनंत परमाणु के स्कंद रूप भाषा वर्णना होती है, जो शब्द रूप परिणत होती है, उसका कारण क्या है? परमाणु। इसलिए यहां लिखा कि परमाणु शब्द का कारण है लेकिन स्वयं अशब्द है। एक प्रदेशी परमाणु में शब्द नहीं होता, क्योंकि शब्द ये स्कंध की पर्याय है। ठीक है, स्कंध की पर्याय है। अनंत प्रदेशी जो स्कंध है भाषा वर्णना, उसकी वो पर्याय है। इसलिए शब्द चूंकि एक प्रदेशी है, इसीलिए परमाणु चूंकि एक प्रदेशी है, इसलिए वह शब्द से रहित है, इसलिए अशब्द है। खंधन तरिदम कि स्कंद से जो निकला है, या जो स्कंद नहीं, खंधन तरिदम, आचार्य ने यहां पर स्पष्ट किया, टीका में आएगा कि स्कंध के अंदर रहता हुआ भी वह अलग है। अनंत अनंत परमाणु का जो स्कंध है उसमें अनंत परमाणु है, तो स्कंध रूप पर्याय तो है वो ऐसा संबंध विशेष जिसमें अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान हो। तो ऐसा तो हो रहा है, एक पने का ज्ञान हो रहा है, लेकिन एक हो नहीं गए। वे अनंत परमाणु अनंत ही हैं और उनका चतुष्टय अलग अलग ही है। उनका एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अत्यंत अभाव है। सबके द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वचतुष्टय अलग हैं। एक परमाणु की अस्थि में दूसरे परमाणु की नास्ति है। तो आचार्य कहते हैं खंधन तरिदम कि स्कंध के अंदर भी वह अलग ही है, भिन्न ही है।
ऐसा दब्बम परमाणु परमाणु द्रव्य है, उसे जानना चाहिए, तम व्याणा ही, इसे जानना चाहिए। इस तरह परमाणु का देखिए कितना सुंदर स्वरूप बताया है। जैसे हमने सुना था अणु अणु स्वयं में लीन है, तो ये अणु अणु स्वयं में लीन है का विश्लेषण है कि कैसे वो एक एक अणु अपने अपने में लीन है, अपने अपने में परिपूर्ण है, अपने अपने में स्वतंत्र है। एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को कभी छुआ ही नहीं है। चार से कहते हैं कि एक दूसरे को छू लिया, स्पर्श हो गया, वो चिपक गया और वो बंध गए और अनंत परमाणु का स्कंद बन गया। ये उभयारा, उभयारा शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने। उपचार से कहते हैं, है ना। वस्तुतः तो प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र ही है, स्कंद के अंदर भी वो परमाणु स्वतंत्र है। ये बात यहाँ पर बताई है। 81वीं गाथा है। एक बार पुनः हम गाथा का पाठ करेंगे, फिर अन्वयार्थ और टीका पढ़ेंगे। ये रस वर्ण गंधम दोफासम सद् कारणमसद्दम अन्धम तरिदम दव्वम परमाणु तम व्याणाहि। अन्वयार्थ। वह परमाणु एक रस वाला, एक वर्ण वाला, एक गंध वाला तथा दो स्पर्श वाला है, शब्द का कारण है, अशब्द है और स्कंद के भीतर हो तथापि परिपूर्ण स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसा जानो। ठीक है। अब देखिए ठीक है, जब ये स्कंद में भी परमाणु स्वतंत्र है तो ये जीव तो स्वतंत्र ही हुआ ना। विश्व में ये जीव तो बिल्कुल स्वतंत्र ही है, क्योंकि जीव जीव मिलके तो कोई स्कंद नहीं बनता। जैसे कि कालाणु द्रव्य हैं, एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य हैं, तो एक कालाणु द्रव्य दूसरे कालाणु द्रव्य से चिपकता ही नहीं कभी, तो वो तो बिल्कुल स्वतंत्र है ही, है ना। जब परमाणु गुत्थम गुत्था ऐसा स्कंद पिंड बन गया तो भी वो एक दूसरे रूप नहीं हुआ, तो फिर जो बिल्कुल स्पष्ट एक एक प्रदेश सबके अलग अलग हैं वो एक कैसे हो जाएंगे। तो ये जीव एक कैसे हो जाएगा इस शरीर के साथ। शरीर मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। शरीर अचेतन है और आत्मा चेतन वस्तु है, ज्ञान स्वरूप तत्व है। तो ये ज्ञान स्वरूप तत्व इस अचेतन तत्व से, ज्ञान रहित शरीर तत्व से, उद्गल तत्व से एक कैसे हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। ये भोग सामग्रियां जीव कभी ग्रहण ही नहीं कर सकता। जीव स्वतंत्र वस्तु है। जीव इन परमाणुओं को, पुद्गल द्रव्यों को कभी ग्रहण नहीं करता। जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं कर सकता, तो एक जीव अनंत पुद्गलों को कैसे ग्रहण करेगा। तो इन धन संपदा वैभव आदि जो पर वस्तुएं हैं, ये जो पौद्गलिक चीजें हैं, इनको कैसे ग्रहण करेगा, इसका विचार करना चाहिए और इन सबसे विरक्त होकर अपने चैतन्य की आराधना करना चाहिए। देखिए टीका। यह परमाणु द्रव्य में गुण पर्याय पने का, गुण और पर्याय होने का कथन है। परमाणु द्रव्य में क्या क्या है, गुण है और पर्याय। गुण पर्याय दोनों उसमें वर्त रहे हैं, ये बता रहे हैं। देखिए सर्वत्र परमाणु में, सर्वत्र अर्थात तीन लोक में जहां जहां परमाणु है सबकी बात है। सर्वत्र परमाणु में रस, वर्ण, गंध, स्पर्श सहभावी गुण होते हैं। जैसे प्रत्येक द्रव्य में सहभावी गुण कहे गए हैं, ऐसे पुद्गल वो भी तो द्रव्य है, उसमें भी सहभावी गुण होते हैं जो एक साथ रहते हैं। जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण एक साथ द्रव्य में रहते हैं, ऐसे उसके अंदर भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एक साथ ही मौजूद रहते हैं, सहभावी। और वे गुण उसमें क्रम वर्ती निज पर्यायों सहित वर्तते हैं। और उस परमाणु में जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, उनकी नई 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 पर्याय प्रति समय उत्पन्न विनष्ट होती रहती।
वो क्रम भावी, एक एक क्रम क्रम से आ रही ना, इसलिए क्रम भावी पर्याय। वह इस प्रकार, अब यहां समझाया जा रहा है उस बात को कि कैसे वह है क्रम क्रम से नई नई पर्याय रूप होता है, और अक्रम से मतलब सहभावी रूप से एक साथ सारे गुण वस्तु में विद्यमान रहते हैं। वो कैसे है, देखिए कि वह इस प्रकार 5 रस पर्यायों में से देखो रस गुण तो एक है, तो रस गुण की पर्याय 5 हैं। उन रस पर्यायों में से एक समय में कितने रस होंगे, रस पर्याय प्रकट होंगी। कोई भी द्रव्य के किसी भी गुण की एक समय में एक ही पर्याय प्रकट होती है, तो रस गुण की एक समय में कितनी पर्याय प्रकट होंगी कि एक। तो 5 रस पर्यायों में से एक समय कोई एक रस पर्याय सहित रस वर्तता है, मतलब रस उस परमाणु में एक प्रति समय वर्तेगा पर्याय में है। 5 में से कोई एक रस होगा। 5 वर्ण पर्यायों में से एक समय किसी एक वर्ण पर्याय सहित वर्ण वर्तता है, कि वर्ण गुण किसी 5 पर्यायों में से एक पर्याय रूप होगा। वर्ण गुण की जो 5 पर्याय हैं उनमें से एक रूप होगा, एक वर्ण कोई ना कोई उसमें होगा। और क्या कहते हैं आचार्य, दो गंध पर्यायों में से एक समय किसी एक गंध पर्याय सहित गंध वर्तता है। ठीक है, ये गंध हो गया। और इसके बाद स्पर्श, शीत स्निग्ध, शीत रुक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण रुक्ष, इन 4 स्पर्श पर्यायों के युगल में से एक समय किसी एक युगल सहित स्पर्श वर्तता है। देखो युगल की ही बात है ना। देखो पहले तो यहाँ पर 4 गुण ही, 4 पर्याय ही बताई हैं। जैसे 8 होती है ना स्पर्श की, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, तो यहाँ मुख्य हैं यहाँ पर 4। कौन कौन से, कि शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष, ये 4 हैं। तो इन 4 में से देखो एक समय में जैसे मान लो शीत और उष्ण है, शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, तो ठंडा और गर्म में से कोई एक होगा एक समय में, तो या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, बराबर। और जो स्निग्ध और रूक्ष है, तो स्निग्ध मतलब चिकना और रूक्ष मतलब रूखा, तो रूखा और चिकना में से एक समय में एक ही होगा, रूखा होगा या चिकना होगा। तो अब यहां पर युगल बना दिए कि एक समय में शीत और स्निग्ध है, या शीत और रूक्ष है। शीत शीत यदि शीत है तो इनके साथ या तो रुक्ष होगा दूसरे वाले युगल में से, या स्निग्ध होगा। तो क्या होगा, शीत स्निग्ध शीत रुक्ष, और यहां पर कहा उष्ण स्निग्ध उष्ण रुक्ष, मतलब 4 के जो 2 युगल हैं, 2 के युगल हैं, उनमें से कोई ना कोई एक एक होगा। तो एक इन 2 में से मान लो स्निग्ध रूखा और चिकना में से रूखा है, और यहाँ ठंडा और गर्म में से गर्म है, तो एक युगल हो गया, मतलब एक दोनों में से एक एक प्रकट हो गया। दोनों युगल के एक एक गुण एक एक पर्याय एक समय प्रकट होगी। ठीक है, तो या तो स्निग्ध की स्निग्ध और रूक्ष में से स्निग्ध होगा या रूक्ष होगा, और ऐसे ही शीत और उष्ण में से या तो शीत होगा या उष्ण होगा, तो दोनों में से एक एक चीज ही प्रकट होगी। तो इसलिए यहां पर ये युगल बन गए। युगल मतलब ये 2 के जोड़े बना दिए, या तो शीत और स्निग्ध होगा या शीत या रूक्ष होगा, शीत और रूक्ष होगा, या उष्ण और स्निग्ध होगा और उष्ण या फिर उष्ण और रूक्ष होगा। ठीक है, इन 4 स्पर्श पर्यायों के युगल में से एक समय किसी एक युगल सहित स्पर्श वर्तता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि युगल में वर्तेगा, है ना। स्निग्ध और रूक्ष
में से स्निग्ध होगा या फिर रूक्ष होगा, इनमें से तो एक होगा, परस्पर विरोधी वाले में से तो एक होगा, है ना। लेकिन दूसरे का भी युगल में से एक होगा, कि शीत और उष्ण में से एक होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो परमाणु एक समय में या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, है ना, रूखा होगा या चिकना होगा, ठीक है। तो इस तरह से चार के बन गए दो युगल, दो के दो जोड़े, और उनमें से एक एक ही गुण प्रकट, एक एक पर्याय प्रकट होगी। इस प्रकार जिसमें गुणों का वर्तन अर्थात अस्तित्व कहा गया है, ऐसा यह परमाणु शब्द स्कंध रूप से परिणमित होने की शक्ति रूप स्वभाव वाला होने से शब्द का कारण है। कि परमाणु में कैसी शक्ति है कि वो दूसरे परमाणु से चिपक जाए, बंधित स्थापित कर ले, और ऐसे कर करके दो परमाणु का स्कंद, तीन परमाणु का स्कंद, चार परमाणु का, संख्यात परमाणु, असंख्यात परमाणु, अनंत परमाणु तक का स्कंद बन सकता है अन्य परमाणु के साथ मिलके। तो अनंत परमाणु का स्कंद भाषा वर्ण वाला बन जाए तो उससे शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए शब्द का वह कारण है, शब्द का वह कारण कहा, ठीक है। शक्ति है उसमें परमाणु में, लेकिन परमाणु में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह एक प्रदेशी परमाणु में शब्द नहीं हो सकता। अनंत परमाणु मिलके जब स्कंद बने शब्द की उत्पत्ति होगी। तो परमाणु में क्या शक्ति है कि स्कंद बनने की, और वो स्कंद बनने के बाद वह शब्द रूप परिणमित हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकारांतर से कह दिया कि परमाणु में शब्द की शक्ति तो है, लेकिन शब्द नहीं है उसमें, उसमें शब्द नहीं है ना, कि वो अन्य परमाणु के साथ स्कंद बनाने के बाद शब्द रूप परिणमित हो सकता है, ठीक है। जैसे एक प्रदेशी होने पर भी परमाणु में बहुप्रदेशी होने की क्षमता है, ऐसे ही शब्द शब्द रूप होने की क्षमता है, क्योंकि वो शब्द, क्योंकि वह अन्य परमाणु के साथ स्कंद बना के फिर वो अनंत परमाणु का स्कंद बनने के बाद वो शब्द रूप परिणमित हो सकता है। लेकिन वह स्वयं जब अकेला है तो स्वयं अशब्द है, मतलब उसमें शब्द नहीं हो रहा है, क्योंकि शब्द तो अनंत परमाणु का स्कंद होने पर ही होगा, अनंत परमाणु के स्कंद की ही पर्याय है शब्द, ठीक है। एक प्रदेशी होने के कारण शब्द पर्याय रूप परिणति नहीं वर्तती होने से अशब्द है, ठीक है। स्निग्ध रूक्षत्व के कारण बंध होने से अनेक परमाणुओं की एकत्व परिणति रूप स्कंद के भीतर रहा हो, तथापि स्वभाव को नहीं छोड़ता हुआ संख्या को प्राप्त होने से अर्थात परिपूर्ण एक के रूप में पृथक गिनती में आने से अकेला ही द्रव्य है। ये देखो अपन ने जैसे कहा ना अनंत परमाणु का स्कंद, तो ये अनंत कैसे कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके संख्यात असंख्यात अनंत तक पहुंचेंगे ना। जैसे कहा कि 1 करोड़ रुपया मात्र, तो 1 करोड़ में एक है कि नहीं है, 1 रुपया शामिल है कि नहीं है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए लाख रुपए हैं कि नहीं है उसके अंदर। तो वो तो यूनिट हैं, जैसे गिना जाएगा तो उसको 1 करोड़ रुपया, तो ऐसे इतने सारे जीरो लगेंगे उसमें, वो एक एक रुपये मिलके ही 1 करोड़ बनता है। ऐसे ही जो भी स्कंद है अनंत परमाणु के स्कंद हैं, तो एक एक परमाणु मिलके ही तो वह स्कंद बना है अनंत का, तो उसकी गिनती में वह अलग अलग ही है सारे परमाणु, तभी उनकी गिनती वह हो सकती है। कहने का तात्पर्य मत समझना कि अनंत की गिनती हो सकती है, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अनंत में एक 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 करके ही तो वो अनंत होगा, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, अकेला है, वो अकेला एक द्रव्य है, उसके अंदर स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, उसका स्वयं का स्वरूप है, अस्तित्व है, उस स्कंद के अंदर भी उसका अस्तित्व स्वतंत्र है, ठीक है। प्रत्येक परमाणु अपने अपने में लीन है। देखिए जो एक जाति के हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल चिपक के एक हो गए हों, ये देखो यहाँ हाथ है,
है ना, ये सब स्कंद बना, शरीर है, तो ऐसा लगता है ना एक है, लेकिन एक दिखने पर भी वो सब परमाणु अलग अलग हैं। तो बताइए, जो बिल्कुल ही भिन्न दिखता हो, ज्ञानमयी तत्व है, वह इस शरीर के साथ एक कैसे हो सकता है? वो अन्य पुद्गलों के साथ एक कैसे हो सकता है? वह तो भिन्न ही रहेगा, है ना। ये बात कितनी सुंदर यहां निकल के आती है। तो यहाँ जो बंध की व्यवस्था है, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, तो प्रत्येक परमाणु में स्निग्ध और रूक्ष में से कोई ना कोई या तो स्निग्ध होगा या रूक्ष होगा, वो पर्याय प्रकट रहेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एक परमाणु में स्निग्धता प्रकट है, दूसरे परमाणु में रूक्षता प्रकट है, तो फिर उनके आपस में बंध हो सकते हैं। अब उसके भी नियम है कि स्निग्धता इसकी भी है, रूक्षता इसकी है, लेकिन स्निग्धता और रूक्षता में भी जो कहा गया है, समान गुण वालों में बंध नहीं होता, जघन्य गुण वाले में बंध नहीं होता, एक अधिक वाले में ही बंध होता है। तो वो अविभागी प्रतिच्छेदों की बात है। मतलब उस स्निग्धता रूप जो पर्याय है, उसमें शक्ति कितनी प्रकट है, उस अविभागी प्रतिच्छेद से निर्णय होगा कि इसमें 2 अविभागी प्रतिच्छेद हैं, दूसरे में 3 हैं, वो आपस में चिपक जाएंगे। यहाँ 3 हैं, यहाँ 5 हैं, मतलब गुण साम्य सदृशा नाम, गुण समान नहीं होना चाहिए, एक अधिक तो होना ही चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो परमाणु स्कंद बन जाएंगे। तो वो व्यवस्था जो बताई है, वो यहाँ पर मुझे इतना बताना था कि स्निग्ध रूक्ष में से या तो स्निग्ध प्रकट है या रूक्ष प्रकट है। तो किसी परमाणु के स्निग्धता प्रकट है, किसी परमाणु के रूक्षता, तो उनमें बंध हो सकता है। ठीक है ना, बस इतना। अब बंध की व्यवस्था अलग बताई, यहाँ तो नहीं बताई वो वाली व्यवस्था। तो फिर भी अपन ने तत्वार सूत्र के आधार से थोड़ी चर्चा की। इस तरह से ये 81 नंबर की गाथा यहाँ पूर्ण होती है। इस संबंध में किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो आसानी है, फिर भी कोई चर्चा और रह गई हो और इच्छा हो तो। नहीं, ये हम लोग बचपन से सुनते आए थे कि परमाणु में स्पर्श के 2 गुण रहते हैं। एकमात्र परमाणु ऐसा है जिसमें एक साथ एक गुण के 2 चीज, मतलब स्पर्श जो गुण है उसमें 2 रहते हैं। वो समझ में नहीं आता था हमको। आज ये क्लियर हुआ है कि मतलब मैं यही सोचती थी वो युगल रहते थे ना, हाँ हल्का हाँ। भारी कड़ा नरम, तो वो भाई वो 2 कैसे रहते हैं, पर वो 4 जोड़े जो बना दिए ना कि मतलब स्निग्ध रूक्ष, और उसमें मतलब शीत और उष्ण को मिलाया, हाँ तो ये 4 जोड़े अब समझ में आ गए। बिल्कुल, ऐसे बहुत 2 अच्छा। रह सकते हैं। वो बंद इसका तभी स्निग्ध होता है। रूक्ष में से स्निग्ध और हाँ, या फिर रूक्ष, और उस हाँ, शीत उष्ण में से शीत या फिर उष्ण। उष्ण, बिल्कुल। हाँ। तो वो ये क्योंकि बंद परमाणु बंधता ही वैसा है ना कि 2 के हाँ। साथ 1 मिलेगा, मतलब 1-1 नहीं जुड़ेगा ना, 1 ज्यादा होना चाहिए। हम्म। तो ये 2 के साथ 1 का मिलान होगा, सम संख्या में भी नहीं होगा, अ, अब विषम संख्या में, मतलब अब आपने जो दूसरी बात कही है वो क्या है? बंद मतलब नहीं। जो स्कंद बनता है, हाँ हाँ। तो वो 2 होंगे, तभी तो वो उसमें एक तीसरा मिक्स होकर कौन के कौन से वो दो? कौन कौन से दो? कोई भी एक जोड़ा होगा ना। हम्म, जैसे स्निग्ध शीत स्निग्ध है, हाँ तो सामने वाला कोई परमाणु उसका मतलब उसके 2 से ज्यादा हाँ। होना नहीं चाहिए ना। नहीं दीदी, ये वाला नहीं, ये वाला तो पॉइंट इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बोल दिया। आप लोग हाँ, बोलिए। विद्वान बैठे हैं, विदुषियां हैं, हाँ, तो इसलिए बोल। हाँ, इसमें इतना समझना कि हाँ, ये जोड़े से वहां मतलब नहीं है, जो वहां पर कहा ना, गुण साम्य सदसा नाम, हाँ, हाँ, वो जो कहा है वो इसका नहीं है। अच्छा। ये एक परमाणु में स्निग्धता है, एक परमाणु में रूक्षता है। हम्म, ठीक है, अब शीत और उष्ण से कोई मतलब नहीं उसको, क्योंकि स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, हम्म, स्निग्धता और रूक्षता के कारण से बंध होता है।
ये अपन ने जो बात अलग से की है वो बंध के संबंध में चर्चा कर ली। कि मुझे बस इतना बताना था, देखो एक समय में या तो स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा। तो किसी परमाणु में स्निग्धता प्रकट है, किसी परमाणु में रुक्षता प्रकट है। अब उसमें भी ये देखा जाएगा कि उसके स्निग्धता और रुक्षता में भी उसकी शक्ति कितनी प्रकट है, जिसको अविभागी प्रतिच्छेद कहा जाता है। तो अविभागी प्रतिच्छेद, एक परमाणु के अंदर मान लीजिए दो अंश प्रकट हैं, दो अविभागी प्रतिच्छेद हैं। यहां पर स्निग्ध, रुक्ष और शीत उष्ण से कोई तात्पर्य नहीं। स्निग्धता के अंदर ही वो उसकी जो पर्याय की जो वो जैसे गुण हानि वृद्धि होती है ना, अविभागी प्रतिच्छेद, है ना। तो इसके अंदर अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। पर्याय का अंश होता है, वो पर्याय की सामर्थ्य होती है वो। तो इसमें दो हैं और दूसरे में तीन हैं। तो वो जो है वो आपस में चिपक सकते। इस स्निग्धता वाले में मान लीजिए तीन हैं और रुक्षता वाले में मान लीजिए दो हैं अंश, है ना, तो वो चिपक जाएंगे। तो ये बात जो कही गई है ये इन युगलों से संबंधित नहीं है ना। इन युगल में तो इतना बताया है कि एक समय में या तो स्निग्ध और रुक्ष में से या तो स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा, शीत और उष्ण में से या तो शीत होगा या उष्ण होगा, बस इतना। तो शीत, तो ये दो दो लेने का कारण क्या है फिर? नहीं, वो दो लेने का कारण ये है कि दो होते हैं इसलिए दो लिए हैं, एक बात। दूसरी बात कि या तो देखो स्निग्धता, या तो कोई चीज चिकनी रहेगी या फिर रूखी रहेगी। वो तो ठीक है, और परस्पर उसके विरोधी है। साथ शीत उष्ण भी आ गया ना उसके साथ में। हाँ हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, या तो शीत होगा या उष्ण होगा, लेकिन उससे बंध नहीं होता। शीत उष्ण से बंध नहीं होता। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। स्निग्धता और रुक्षता जो गुण है पुद्गल के, उसके कारण ही अन्य पुद्गलों से वह बंध कर सकता है, शीत उष्ण के कारण नहीं। बंध की व्यवस्था में स्निग्ध और रुक्ष ही देखना चाहिए। अब पर ये विशेष बात है कि मतलब स्पर्श के दो दो पर्याय एक साथ रहती है, हाँ, स्पर्श गुण की। एक पर्याय में दो गुण कह सकते हैं, क्योंकि दो पर्याय तो नहीं है वो। पर्याय तो एक समय में किसी भी द्रव्य की एक ही रहेगी, एक गुण की। तो इस पर तो शीत और स्निग्ध तो पर्याय हो गई ना। पर्याय तो ये है, लेकिन देखो जैसे ये कोई, स्पर्श गुण हुआ ना, और हाँ स्पर्श जैसे गुण की देखिए, पर्याय है ना। जैसे खीर है, हाँ। मैं एक मोटा उदाहरण देता हूँ। खीर है, हम्म। खीर में आपने खाई, तो उसमें खीर में क्या क्या है, एकदम गर्म लगी तो उष्णता भी है, और आपकी मिठास भी है, और क्या है कि मलाई आ गई तो चिकना चिकना भी लग रहा है ना। तो अब एक ही पर्याय में इतनी सारी क्वालिटी हो गई कि नहीं हो गई? कि है तो वो एक ही, एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय प्रकट होगी। अब उसमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, वो उस गुण के अंदर जितनी भी चीजें होती होंगी ना, वो विशेषताएं उसमें एक साथ प्रकट हो सकती, ये क्योंकि पुद्गल विशेषताएं हो सकती हैं। पुद्गल की 20 पर्याय कही ना, हाँ, 20 लेकिन पर्याय। इस स्पर्श गुण की 8 कहीं, और हाँ, स्पर्श गुण की 8 है। परमाणु के अंदर 4 कहीं। तो तो अब एक समय में दो पर्याय चल रही है ना स्पर्श की, या तो मतलब शीत स्निग्ध है, या शीत रुक्ष है, या उष्ण स्निग्ध है, या उष्ण रुक्ष है। मतलब ऐसे दो पर्याय चल रही ना। और की तो है रस की एक है 5 में से, गंध की 2 में से एक है, वर्ण की 5 में से एक है। दो नहीं चल रही है, वो पर्याय तो कहलाएंगी। और ये स्पर्श की 2 पर्याय चल रही है, क्योंकि हम बचपन में यही सुने थे कि स्पर्श गुण की 2 पर्याय रहती है। मतलब एकमात्र पुद्गल परमाणु में ये विशेषता है, बाकी और ऐसा नहीं होता कि एक गुण की 2 पर्याय चलती हो। अब ऐसा बचपन से सुनते आए हैं, पर ये आज हाँ, इसका भेद समझ में आया कि कैसे नहीं, होती है। भेद ये तो स्पष्ट हुआ, अच्छा विषय है। लेकिन हाँ। अभी जो अपन ये सिद्धांत है
कि प्रत्येक द्रव्य की एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय प्रकट होती है। तो इससे थोड़ा सा अपना आप मतभेद हो रहा है, तो इस पर और चिंतन करेंगे कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने जो समझा वो बताया है, कि और चर्चा अपन और करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर आपने दो पर्याय कहना चाह रहे हैं कि एक पर्याय में दो विशेषताएं बताना चाह रहे हैं। तो वो 8 विशेषताएं हैं कि 8 अलग अलग पर्याय हैं, वो भी समझना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये जो आपने खीर वाला दृष्टांत दिया ना, वो बहुत हाँ। सही लगा कि हम्म। उसमें जो उसका स्पर्श गुण है, तो हम्म। उसमें चिकनाई भी आ रही है हम्म। और मतलब वो गर्म भी है या ठंडी भी है, दोनों तरह हाँ। से। हाँ, और वो उस तरह से मतलब उसमें है मिठास 2 गुण। वगैरह भी है, हाँ, रस मिठास भी। तो और गुणों के हाँ, वो हो और गए गुण हो ना, गए, रस हो गए। लेकिन स्पर्श में 2 तो चीज़ आ ही हाँ, रही है, चिकना और चिकना उष्ण। और ठंडा या गरम, या तो गरम खीर होगी हाँ हाँ, या ठंडी खीर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वो चिकनाई भी आ रही है। हाँ, चिकनाई भी है और हाँ, गर्माहट भी है। हाँ, गर्माहट भी है। तो ऐसे 2 गुण तो उसमें हो ही रहे हैं प्रकट। हाँ, तो तो अब वो इसको समझ लेंगे मतलब हाँ, सैद्धांतिक रूप से, मतलब क्या है व्यवस्था, हाँ। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, थोड़ा और विचार करेंगे, है ना। हुँ। चलिए, अभी क्या निधि जी कुछ कहना चाह रही हैं इस विषय में। भैया बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में आई हैं। एक तो शुरू वहां से हो रहा है कंफ्यूजन। फ्राइडे को आपने क्लास ली थी क्या? हाँ, ये भी एक। ले थी। मैंने अटेंड नहीं करी, तो वही हाँ, गैप तो हो गया क्यों नहीं था। लेंगे, क्लास तो डेली चल रही है, डेली। नहीं, मगर बहुत टाइम तक शायद मैंने वेट किया और फिर कुछ और करने लगी, तो मुझे ख्याल नहीं आया। चलिए छोड़िए, अब आगे बोलिए। है ना, तो वो एक गैप हो गया। सबसे पहले तो दो गाथा का, हम्म। तो वो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है। दूसरी बात, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज मैंने नए आपके मतलब आपसे सुने ये, हम्म। तो किसी की भी क्लैरिटी नहीं हो रही है मुझे। अब मैं शायद एक बार पढ़ के देखूंगी, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने कभी समझा नहीं, बहुत ऊपर ऊपर से ही सुना है। तो और इतनी सारी नई चीजें आ गई हैं कि मुझे प्रश्न बन रहे थे, लेकिन अब वो मैं कह पाऊंगी कि नहीं। जैसे कि एक तो ये अविभाज्य प्रतिच्छेद वाली जो चीज है, ये मुझे समझ नहीं आई। नहीं, अविभाज्य अंश जो है, शब्द मैंने कुछ और बोल दिया सही है। सही है, सही है। सही है, वही अच्छा। है, तो वही हाँ, तो ये अविभाज्य वाली बात प्रतिषेध। समझ में, हाँ, अविभाज्य प्रतिच्छेद वाली बात मुझे समझनी है, मुझे आज तक समझ में आई नहीं है। हम्म। और ये जो दो परमाणुओं का कॉम्बिनेशन जुड़ता है, वो इसी पे ही बेस्ड है ना। तो हम्म। एक ये बात, और एक ये बात कि एक ही परमाणु में जो मुझे अभी तक पता है वो ये कि जैसे वर्ण के पांचों पर्याय होती हैं वर्ण की, लेकिन हो सकता है उस समय प्रकट एक ही हो सकता नहीं एक ही होगी। एक ही होती है, एक समय में एक ही एक प्रकट होगी। होगी, हाँ। है ना। तो ऐसे ही उसमें रुक्ष और स्निग्ध दोनों शक्ति